मैम मुझसे आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि बिहार की सियासत को किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि वहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहां पर जो तेजस्वी यादव की जो राजनीति है, क्योंकि वो युवाओं के जोश में, युवाओं की तरह वो एक अलग संदेश दे रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? सद्दाम, जिस तरह तुमने देखा होगा जब ये बिहार का इलेक्शन शुरू हो रहा था तो एक तरफा नजर आ रहा था और सबको यही यकीन था, मतलब मैं बिहार वालों को तो नहीं कहती लेकिन अदर स्टेट वाले यही सोच रहे थे कि शायद एक तरफा मुकाबला है और ये बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आया तो सारा का सारा जो खेल था या सारा जो था उल्टा नजर आने लगा और ये लगा कि नहीं, नीतीश कहीं भी कहीं नजर आ ही नहीं रहे, नीतीश कहीं नजर ही नहीं आ रहे इस वाले समीकरण में। और बहुत तेजी से जो युवा हैं वो तेजस्वी की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं और जहां तक मैं देख रही हूँ मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि शायद गठबंधन की सरकार वहां बनेगी, किसी की भी एक साथ नहीं बनेगी, कोई अपोजिशन ला लिया एक भारी अक्सरियत लाकर नहीं बना पाएगा। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार 15 साल वहां रहे हैं, 15 साल में बहुत से वादे करे। जब बंदा चुनकर आता है तो 5 साल के तो वादे करता है, उन्होंने 15 साल में करने के बावजूद भी डेवलपमेंट किए होंगे लेकिन इतने डेवलपमेंट नहीं किए जितना बिहार डिजर्व करता था। अभी भी 18 जिले ऐसे हैं जहां पर सरकारी अस्पताल है ही नहीं या जो है उनमें कोई वेंटिलेटर ही नहीं है। तो मतलब ऐसे वादे करे और अब इस वक्त जो नीतीश सरकार है इतनी बौखलाई भी नजर आ रही है कि वो डायरेक्ट जो है वो लालू यादव की फैमिली को टारगेट करना शुरू कर दिया है। मतलब इनको साफ अपनी हार नजर आ रही है और ये जो हमारा स्ट्रीम मीडिया है, इनके जो मुजरे चल रहे थे सारे बिहार पड़ा हुआ था, अब इनको भी पता चल गया कि हम नाकाम हो रहे हैं तो ये सारे बैक टू पवेलियन हो गए और फिर वही इनका जो एजेंडा चलता है मोदी 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 करके, इनका वही मोदी मैनेजमेंट टीवी पर शुरू हो गया है, ग्राउंड से ये भागकर आ गए हैं। गुलाम सरवर साहब, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आपने बातचीत के दौरान एलजीपी का जिक्र किया, चिराग पासवान का, लेकिन चिराग पासवान का अभी हाल ही का बयान है, वो तो कहते हैं कि अगर आप नीतीश कुमार को वोट देते हैं तो आपकी वोट की बर्बादी होगी। देखिए, कौन क्या कहता है ये तो चुनाव है, सबको कहने का अधिकार है लोकतंत्र में। लेकिन ये चुनाव युवा जोश बनाम बुजुर्गों के होश, इस तरह का चुनाव हो रहा है बिहार में। एक तरफ जहां युवा बड़ी तादाद में तेजस्वी की रैली में पहुंच रहे हैं, वहीं बुजुर्गों का मंथन गांव में चल रहा है कि क्या पिछले 15 वर्षों के शासनकाल और उससे पीछे के 15 वर्षों के शासनकाल को एक जगह लाकर देखा जाए तो दोनों में कौन बेहतर है। बुजुर्गों का ये मानना है, जो भी बड़े उम्र के लोग हैं, बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, वो उनका ये मानना है कि नहीं, लालू परिवार के 15 वर्षों के शासनकाल को देखा गया है। और बहन अभी ऐमन कह रही थी, तो मेरी बहन है कि नीतीश कुमार जी ने परिवार पर अटैक किया है। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, माने सारी बेटी, दामाद, बहू, बेटा, नहीं बहू का भी नाम नहीं लिया जा रहा, बहू तो नीतीश कुमार के साथ चली गई है, लेकिन दामाद, बेटी, बेटा, पूरा एक जंबो मंत्रिमंडल है। तो जो प्रतिनिधित्व की लड़ाई है राजनेताओं में, जब मुसलमान ये शिकायत करते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता, मौका नीतीश कुमार ने दिया लोगों को। मौका आरजेडी से ये उम्मीद कोई ना पाले कि उनके मंत्रिमंडल में मुसलमानों को जगह मिलेगी। एक नाम वाहिद है, वही गुलाम सरवर अब्दुल बारी सिद्दीकी के अलावा मंत्रिमंडल में कोई नजर नहीं आएगा। और यहाँ जो शंकाएं व्यक्त की जा रही है जंगल राज पार्ट 2 के वापसी की, तो जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो ये कह रहे हैं कि यदि दुर्भाग्य से बिहार में तेजस्वी जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए तो शायद जंगल राज पार्ट 2, वो नसीब के तेज है चिराग पासवान। और शायद मैं ये कह दूं कि मेरी शुभकामना भी है, उनको उम्मीदवार बड़ा दिग्गज मिल गया इस बार, और उनके उम्मीदवार तमाम वोट ला रहे हैं। लेकिन वोट किसका लाएंगे ये 10 तारीख को पता चलेगा कि नीतीश कुमार को डैमेज कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव किसको डैमेज कर रहे हैं 10 तारीख को पता चलेगा। असदुद्दीन ओवैसी किसको डैमेज कर रहे हैं 10 तारीख को पता चलेगा। ये सब कुछ अभी जितनी बातें हैं वो समझता हूं कि सारे राजनीतिक पंडित 10 तारीख को फिर मतगणना शुरू होगा। और ये डर मुझे है
कि लोग फिर कहेंगे कि ईवीएम ने कमाल कर दिया, लेकिन सच्चाई है कि ईवीएम का कमाल नहीं होगा, बुद्धिजीवियों का होगा, अनुभवी लोगों का होगा। सर मैं इस पे काउंटर करना चाहूंगा मैं आपको। सर नीतीश कुमार का जो कारनामा हुआ है, अगर मैं 7 निश्चय योजना की बात करूं, वो भी जल नल योजना, वो भी फेल साबित हुआ। मजदूर किस तरह से पलायन करने को मजबूर हुए, वो आपने पूरे देश ने देखा, वो आपने भी देखा। तो दोबारा नीतीश कुमार पे लोग क्यों भरोसा करें, बताइए ना सर। जो लोग 19 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख रोजगार हम दे रहे हैं, तो उन्होंने सवाल करने लगा कि 10 लाख नौकरियां कहां से आएंगे। बाद में उन्होंने एनडीए और बीजेपी ने जिस तरीके से मिलकर, यानी एनडीए ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने खुद 19 लाख रोजगार देने की बात कही। बताइए ना सर, कैसे नीतीश कुमार पे दोबारा भरोसा करें। रोजगार कौन देगा नहीं देगा ये एक अलग बहस है। यहाँ सुशासन की बात हो रही है, यहाँ समाज के सारे लोगों के भागीदारी की बात हो रही है। आप देखेंगे कि जहां खुलेआम राज्यसभा और एमएलसी के टिकटों की बिक्री हो रही है, वहीं विधानसभा में भी टिकटों की बिक्री हुई है। लेकिन ये आरोप नीतीश कुमार पर कभी नहीं लगा कि उन्होंने एमएलसी का या राज्यसभा का टिकट बेचा। ये गलत पॉलिसियों के कारण ये हो गया। इसमें राज्य सरकार को कटघरे में बहुत। अब अंतिम बात बता दूं, यहाँ मैं कहता हूं पूरे भारत में क्वारंटीन सेंटर में सर्वाधिक सुविधाएं बिहार में दी गई है। एक एक बाल्टी, एक एक जग, एक जंगिया, एक बनियान और 1500 रुपए एक टॉवेल, यानी कुल मिलाकर 5000 की सामग्री प्लस खाने में। जहां एक तरफ आपने चूड़ा और वो मिर्चा वाला वीडियो देखा था, वहीं हमने लोगों से जब पूछा तो एक एक गिलास दूध और अच्छे भोजन की भी बात आई सामने। तो है मुद्दा तो कई है, लेकिन एक मुद्दे पर चुनाव नहीं है। जो फोकस किया जा रहा पलायन और बेरोजगारी, तो केवल पलायन और बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, मुद्दे और भी है। और मुद्दे में जो निश्चय का जिक्र आपने किया, निश्चय में हर घर हर नल जल योजना 80% पूरा किया जा चुका है। और राशन कार्ड से जो राशन देने की बातें थी फ्री, वो निरंतर कोरोना काल से अब तक चलाया जा रहा है। हेलो, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारा संपर्क टूट रहा है, लेकिन मैं दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करूंगा। लेकिन एमएन रिजवी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं हार की जो बौखलाहट है वो दिख रहा है, इसीलिए वो परिवार पे अटैक कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के परिवार पे अटैक कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो तेजस्वी यादव का जो अभी तक जो उन्होंने रैली किया, वो लालू प्रसाद यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो आपको क्या लग रहा है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे? भाई देखिए, सद्दाम बहुत सारी बातें भी गुलाम सरवर साहब ने कही, बहुत सारी बातों से मैं उनके सेटिस्फाई भी बहुत से नहीं हूँ। जैसे उन्होंने आपके सामने भी कोरोना काल का जिक्र करा। अगर आपको मालूम हो कि सारी वीडियो कोरोना की बिहार से रिलीज होती थी, वायरल होती थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि वहां पर जितने भी वो मेडिकल सुविधाएं थी, फर्जी कोरोना की रिपोर्टें बना कर दे रहे थे। ये बिहार में ही था और बिहार में कोई खाना नहीं मिला। जैसे वो कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ लॉकडाउन को इशू ना बनाया जाए। लॉकडाउन को क्यों ना इशू बनाया जाए? सबसे ज्यादा तो बिहार वासी मरे थे चल कर, और सब जगह से मरे थे। और ये नीतीश सरकार ही थी जो 15 साल से वहां पर सत्ता में बैठी है, तो इसने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई मेरे पास एक भी पैसा नहीं है कि मैं आपको बुलाऊं, बिहार में बुलाऊं मजदूरों को। तो लालू पप्पू यादव जी ने अपने पर्सनल पैसे से, आपको भी पता होगा, कोटा राजस्थान में बसें भेजी थी, बुलाया था। और ये नीतीश बाबू जो है, ये अभी सत्ता में नहीं आए, 15 साल से हुकूमतें कर रहे हैं। और पब्लिक इतनी पागल नहीं है कि अगर आप टोटल फैसिलिटी दे रहे हैं, बैंक अकाउंट फुल कर रहे हैं, आप राशन बांट रहे हैं, आप टोटल आपने डेवलपमेंट कर रखा है, तो पब्लिक के क्या पागल कुत्ते ने काटा जो आपको डिसऑन कर रही है? कुछ तो शिकायतें रही होंगी ना, लोग यूं ही बेवफा नहीं होते। मतलब कुछ तो आपने करा होगा जो पब्लिक आपको डिसऑन कर रही है। और रही, अभी आपने नीतीश सर की एक रैली देखी होगी जो इतिहास में काले अक्षरों से लिखी जाएगी। जब भी इलेक्शन का कोई मुद्दा जिक्र होगा तो नीतीश कुमार की रैली को, या उनका जो संबोधन है, जो उन्होंने लालू यादव की फैमिली को टारगेट करा कि 9 बेटियों के इंतजार में, बेटियां पैदा कर दी एक बेटे के इंतजार में, तो ये निहायती जाहिलाना बयान था। और यहाँ से आपकी बौखलाहट, आपका दिमाग में जो
फतूर है वो नजर आता है। आप रैली कर रहे हैं, आप सोशल इशू पे बात करिए, ना कि आप किसी के पर्सनल इशू पे जाकर बात करें। और आप बेटियों को बदनाम कर रहे थे। और पहले जमाने में किसके बच्चे नहीं होते थे? सबके 10-10, 12-12 बच्चे, 8-8, 9-9 बच्चे। अभी तो हम दो और हमारे दो का नारा चल रहा है। तो आपने इतना घटिया बयान दिया कि आप लालू यादव की फैमिली को टारगेट कर रहे थे और रोजगार पे बात कर रहे थे। जैसे आपने बीजेपी को भी देखा, स्मृति ईरानी जी गई वहां बिहार में और कहने लगी लालटेन ने पहले भी वादा करा था और मात्र 60,000 जॉब दी थी। तो बावली, तू अपनी अपनी पार्टी की भी तो बात कर। तुमने तो 2 करोड़ जॉब की बात करी थी, क्या तुमने सिंगल जॉब दी? तुम्हारी गवर्नमेंट ने 15 लाख रुपए अकाउंट में देने की बात कही थी, क्या तुमने दिए? तो तुम किस मुंह से दूसरी सरकार को टारगेट कर सकते हो? अगर उन्होंने 10 लाख की भी बात कही थी और 60,000 जॉब दी थी तो वो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तुमने तो 2,000 करोड़ का जुमला फेंका जॉब का और 40-45 करोड़ को बेरोजगार कर दिया। तो किस मुंह से ये लोग जाते हैं बेशरम और वहां पर जाके बिहार वासियों को पागल बना रहे हैं? बिहार वासी पागल नहीं है, वो कुछ नहीं भूले, ना वो लॉकडाउन भूले, ना वो बेरोजगारी भूले। और बिहार में नीतीश सरकार 15 साल से 15 साल में बिहार को अमेरिका बनाना नामुमकिन नहीं था, आराम से बना सकते थे। कोई भी पार्टी जब मुद्दा लेकर आती है सिर्फ 5 साल का लेकर आती है, उसमें इतने बड़े बड़े वादे करती है। तो नीतीश सर, आप तो 15 साल से वहां पर हैं, आपने क्या दिया पब्लिक को? वहां पर कुछ नहीं दिया। क्या वजह है कि बिहार के लोग बिहार को छोड़कर दूसरी स्टेटों में 8-8 हजार 10-10 हजार के लिए पलायन करते हैं और अपनी फैमिली को वहां छोड़ते हैं? अगर वही रोजगार, वही कंपनीज आप बिहार में दे देते तो बिहार वाले इतने पागल नहीं तो छोड़ छोड़ के जा रहे होते। तो ये वाली बात बिहार वालों को समझ में आ चुकी है कि सब हमें बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए वो बैक टू पवेलियन हो रही है और एक बार फिर वो लालू यादव पे यकीन करना चाहती है और तेजस्वी को उसी का रिजल्ट मिल रहा है। तेजस्वी का कोई बैकग्राउंड यानी कि वो तेजस्वी है, तेजस्वी को लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं कि वो लालू यादव का बेटा है, इसीलिए लोग उसको पसंद कर रहे हैं और इसीलिए युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ मुझे वाकई तेजस्वी से मुझे भी शिकायत है कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने मुसलमानों को इतना सा भी वैल्यू नहीं करा, क्योंकि इनको भी पता था कि मुसलमान हमारी जेब में है। सही कहा गुलाम सरवर साहब ने कि उनकी मिनिस्ट्री में उनके पास कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि इनको भी यकीन है कि एक जेब में हमारे दलित हैं, एक में हम मुसलमानों को लेकर फिरते हैं। लेकिन ये वाली चीजें लालू यादव के जमाने में नहीं देखी जाती थी, ये तेजस्वी के जमाने में देखी गई। और अभी भी तेजस्वी अगर मुसलमानों को और दलितों को साथ लेकर नहीं चले तो इनका अंजाम भी नीतीश कुमार वाला ही होगा। तो इस वक्त बहुत तगड़ा समीकरण चल रहा है बिहार में और बड़े मजेदार चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, मतलब पूरा मजेदार चल रहा है। और बीजेपी पूरी वहां पर धूल चटाती, जैसे आपने देखा यूपी के खुद को प्रधानमंत्री समझने वाले बिहार गए थे और उनको दौड़ा दौड़ा कर कैसा बेइज्जत करके लौटाया, वो हाथ के हाथ उसी हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए। फिर मोदी जी ने रैली करी, मोदी जी की रैली में ये इतने अवेयर हो गए कि बिहार का किसी बंदे को लिया ही नहीं, सारे बाहर से भर भर कर लेकर गए ट्रकों में, बसों में। और टोटल के टोटल वहां पर जितने बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको उस रैली में शामिल करा गया। लेकिन वहां पे भी लड़ाइयां बच गई, क्योंकि जिस सुशांत सिंह की पतंगे उड़ा रहा था स्ट्रीम मीडिया, वहां के लोगों के दिमाग में अब भी ठाकुर सुशांत सिंह भरा हुआ है। उन्होंने फिर भी वही नारे लगाने शुरू कर दिए, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत। तो बीजेपी में आपस में लड़ाइयां बचनी शुरू हो गई। तो मतलब कुल मिला के जबरदस्त वहां पर खेल प्ले हो रहा है और जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है कि पब्लिक का जो रुझान है इस वक्त तेजस्वी की तरफ है, लालटेन की तरफ है। अब वो वाली बात अलग है कि चिराग तले अंधेरा होता है, लालटेन तले अंधेरा होता है, या वाकई वहां पर उजियारा आता है और चांदनी होती है, क्योंकि पब्लिक जाग गई है। अब बिहार वासी पागल नहीं रहे, वो समझ चुके हैं कि हमारे साथ किन किन लोगों ने, किन किन सीएम ने हमारे साथ क्या करा, वोट हमारा और हमें बर्बाद कर दिया। तो 5 साल ही की सरकार है, अगर ये ज्यादा की पटाख करेगा तेजस्वी भी तो उसको भी उखाड़ फेंकेगी वहां की सरकार। हो सकता है इस बार कोई नई पार्टी आ जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आप दोनों ने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो लगातार जिस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर काफी दिलचस्प मोड में जा चुका है बिहार चुनाव, अगले 3 नवंबर को जो है दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि वहां की राजनीति किस ओर करवट बैठती है। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।